वर्षिका एकेडमी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विशेष सावधानियां। विशेष सावधानियों के बारे में। ये विशेष सावधानियां साथियों ऐसी है कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। यह प्रैक्टिकल विशेष सावधानियां हैं। कुछ ऐसा एक सबसे बड़ा खतरा समझ सकते हो आप, या समस्या समझ सकते हो, एक आने वाली है। वो क्या है कि वो मैं क्लियर बता देता हूँ, और उस समस्या को हल कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले अपन चर्चा किसको करेंगे साथियों, आज का वीडियो को जरूर आप देखना साथियों, पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले है कौन से ऑफिस में नियुक्ति हो सकती है आपकी। ठीक, मैं आपको कुछ ऐसे ऑफिस बताऊंगा जहां यदि आपकी नियुक्ति हो गई तो उसमें आपको कैसे निकलना है, क्या करना है, मैं सब बताऊंगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, आपको उस वक्त क्या क्या सावधान रखनी होगी, आपको क्या क्या खरीदना है। आपकी जब पोस्टिंग हो जाएगी तब आपको कौन कौन सी बुक्स वगैरह कौन सी खरीदनी होगी, आपको प्रतिदिन क्या देखना होगा ये बताऊंगा मैं। नोटिंग कैसे लिखते हैं ये बताऊंगा साथियों। ऑफलाइन नोटिंग में हस्ताक्षर कहाँ होते हैं ये मैं बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा साथियों आपको वहां पर किस पर विश्वास करना होगा। अगला पॉइंट है कैसी फाइल आने की आपके पास संभावना होगी, क्या विशेष करना चाहिए, ये सब मैं साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। साथियों आज के वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख मतलब कि स्किप मत करना, आराम से इसको पूरा सुनना। मैं वैसे भी ज्यादा बड़ा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, 5-10 मिनट का ही बनाता हूँ साथियों। सबसे पहले अपन कौन से ऑफिस में नियुक्ति। बात कर रहे हैं कौन से ऑफिस में आपकी नियुक्ति होगी। साथियों मैं आपको 3 ऑफिस बता रहा हूँ, 3 प्रकार के ऑफिस। पहला, जहां पर निम्न अधिकारी नियुक्त होंगे, एफए भी मिलेगा आपको, सीनियर एओ भी मिलेगा, एओ भी मिलेगा, डब्ल्यू फर्स्ट भी मिलेगा, या डब्ल्यू सेकंड भी मिलेगा। हो सकता है इन दोनों से एक मिल जाए या दोनों ही मिल जाए। अब साथियों यहाँ पे क्या होता है, अगर यदि ये सब क्या कहलाएंगे, हेड ऑफिस कहलाएंगे साथियों। क्या, हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस में क्या समस्या होती है, 2 समस्या होगी। सबसे पहली समस्या ये होगी, एक तो टाइमिंग की। ठीक, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा साथियों हेड ऑफिस में। ठीक है, आपका जो 9:30 से 6 का जो टाइम है उसमें पूरा टाइम आपको रहना पड़ेगा, पहली। दूसरी चीज साथियों, वर्कलोड अधिक होता है इनमें। क्या होता है, वर्कलोड अधिक होगा। तीसरी चीज, आपको नियमों से अधिक, आपको नियम जो होते हैं, जो अपने रूल्स वगैरह होते हैं, उसकी अधिक जानकारी रखनी होगी। क्यों रखनी होगी, क्योंकि जितने भी इनके जो अधीनस्थ होते हैं, जो हेड ऑफिस के अधीनस्थ ऑफिस होंगे, वो सारे कर्मचारी आपसे संपर्क करेंगे। आपके जो मित्र वगैरह जो अभी बनने वाले हैं, जैसे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आप उनके हेड ऑफिस में लगोगे तो वो आपसे क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। आप ही को उनको सजेस्ट करना है, लेकिन वो सजेस्ट आप कब कर पाओगे, जब आपको भी कुछ नॉलेज होगा। तो जैसे ही आपकी पोस्टिंग होती है तो ये माना जाता है कि आप नियमों में पारंगत हैं। ठीक है, आप नियमों के ज्ञाता हैं, आपको ये माना जाता है। आप ये नहीं कर सकते कि मेरे को नहीं आता है। आपको फर्स्ट डे कोई फाइल मिल गई, कोई हो सकता है कई भाइयों को तो ऐसी फाइलें मिलेगी, 1-1 करोड़ की फाइल मिलेगी, उसी दिन आपको जारी करनी होगी। तो आप ये नहीं कर सकते सर मैंने तो कभी देखा ही नहीं, किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको नियमों को देखना है, तो नियमों को देख के फाइल निकालनी है। उसके लिए छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, उस फाइल को शुरू से आपको पढ़ना है। क्या करना, शुरू से आपको पढ़ना है, फिर आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है साथियों, पहली चीज तो ये हो गई। अब ये जो ऑफिस होते हैं साथियों, इनमें क्या होता है साथियों, यदि आपको गुरु अच्छा मिल जाता, आपके गुरु ये होंगे डब्ल्यू फर्स्ट या डब्ल्यू सेकंड, फर्स्ट नंबर के गुरु इन दोनों में से होंगे। यदि ये आपको अच्छे मिल गए, आपको सिखाने वाले मिल गए, आपको डांटने वाले मिल गए, ध्यान रखना साथियों। इसमें क्या होता है, यदि कोई आपको डांट रहा है तो आप समझ जाना कि वो आपको कुछ आगे बनाना चाहता है।
ठीक है, क्या कुछ आपको अच्छा बनाना चाहता हूँ। ये अपने से देखो साथियों, फर्स्ट बार अपन जाते तो अपन से गलतियां होती है, ठीक है। मैंने भी जब पोस्टिंग की थी मेरे से बहुत गलतियां होती थी, मेरे गुरु मुझे डांटते भी थे, यहाँ तक कि मुझे पीटते भी थे, ठीक है। लेकिन जब वो गए तब मुझे पता चला कि मैं किस लेवल का बन गया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस लेवल का बन सकता हूँ क्या। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, कोई डांट रहा है कर रहा है तो अपने को टोकना नहीं है, अपने को मतलब कि उनका जवाब नहीं देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को नहीं आता अभी, ठीक है। तो अपने को उनसे सीखना, पहली चीज ये ध्यान रखना, ठीक है साथी। अब बात करते हैं अपन दूसरे ऐसे ऑफिस होंगे जहां पे केवल आपको एओ या डब्ल्यू फर्स्ट या डब्ल्यू सेकंड, कहने का मतलब तीनों में से केवल एक ही मिलेगा, ठीक। एक तो आप होंगे और एक ये होगा, एक तो ऐसा ऑफिस होगा। तीसरा, आपको ऐसा ऑफिस मिलेगा जहां केवल जूनियर अकाउंटेंट ही होंगे। कहने का मतलब यह है कि पहला जो ऑफिस है, ठीक है, हेड ऑफिस, उसमें समझ लो आप लगभग 1500 के करीब यहाँ लग जाओगे, ठीक। बाकी के शेष जो बचेंगे वो सारे कहाँ लगेंगे, इन दूसरे और तीसरे पॉइंट में लगेंगे, ठीक है, दूसरे तीसरे पॉइंट। अब ऐसे व्यक्ति को क्या समस्या आने वाली है, सबसे बड़ी समस्या तीसरे वाले को आनी है कि केवल आप खुद सेल्फ होंगे और आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, ठीक। एक कुछ ऐसे भी होंगे, इसमें भी एक समस्या आने वाली है। वो क्या आने वाली है वो भी मैं बता देता हूँ। बताने वाला तो है, लेकिन ये बताने वाला भी जाने वाला है। क्या ये बताने वाला भी जाने वाला है? कैसे, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब सबसे बड़ी समस्या। बड़ी जो समस्या है वो क्या रहेगी, मैंने आपको बताया बिंदु 2 और 3 के वाले जो ऑफिस होते हैं उनमें यदि आपको नियुक्ति हो गई तो वो समस्या रहेगी। क्या है, क्योंकि अधिकांश जगह साथियों क्या है, जो डब्ल्यू सेकंड जो हम लोग हैं वो डब्ल्यू फर्स्ट या जूनियर अकाउंटेंट के विरुद्ध लगे हुए हैं। क्या है, या तो हम जूनियर अकाउंटेंट के विरुद्ध लगे हैं या डब्ल्यू फर्स्ट के विरुद्ध लगे हुए हैं। जिस दिन आपकी पोस्टिंग होगी उसी दिन ट्रांसफर होने की संभावना होगी, उसी दिन हम लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब आप और हम शायद नहीं मिल पाएंगे उस सीट पे, ठीक है, क्योंकि एक ही सीट पे दो व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए क्या होगा, जैसे ही आप आएंगे और हम रवाना हो लेंगे, क्योंकि हमारा भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब वहां क्या होगा साथियों, आपको अकेले को ही कार्यभार संभालना होगा, ठीक है। दो चीज हो गई साथियों। पहली चीज, हो सकता है वहां पे भी डब्ल्यू फर्स्ट या डब्ल्यू सेकंड कोई दूसरा आ जाए, लेकिन जैसे वो आएगा वो क्या होगा, वो भी नया होगा। तो हर ऑफिस का नेचर अलग होता है, काम का तरीका अलग होता है, किसी भी ऑफिस में सेम काम नहीं होता है, हर काम में अलग अलग होता है, तो उसको भी थोड़ा सा समय लग सकता है। तो कहना का मतलब जब दोनों ही नए हो जाते हैं तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है साथियों। अब अपन बात करेंगे आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। साथियों ध्यान रखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। आप एक बार ये देख लेना, यदि आपका जोनिंग ऑर्डर जो बनता है, यदि जोनिंग ऑर्डर में यदि आपके मोबाइल नंबर अंकित हैं, तो आपको क्या करना, जिस जिले में आप नियुक्त हैं उस जिले के सारे जो भी स्टूडेंट लगेंगे, जो भी जूनियर अकाउंटेंट अब लगेंगे, उनका नंबर सेव करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, आप किस कैटेगरी से ये भूल जाए, ठीक है। ये नहीं, आपके मन में अब ये नहीं रहना चाहिए कि मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं जनरल हूँ, मैं एमए हूँ, ऐसा कुछ भी अब आपको अब आगे नहीं करना है। अब आपको एक ही चीज रखनी है कि मैं अधीनस्थ लेखा सेवा का कार्मिक हूँ। क्या हूँ, मैं अब अधीनस्थ लेखा सेवा का कार्मिक हूँ। ये सोच आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कितना भी माइंडेड हो साथियों, यहाँ नियमों में अच्छे से अच्छे मतलब कि घल भी जाते हैं और काफी चक्कर आने लग जाएगा, क्योंकि फाइलें ऐसी होती है। तो ये जब तक अपन मिलजुल के नहीं देंगे ना, तो आप अकेला कुछ भी नहीं कर सकते थे। और संगठन में साथी शक्ति होती है, आपके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ता होती है तो पूरा संगठन, वहां के जिले के कर्मचारी फौरन अपना काम छोड़ के आपके पास आते हैं, आपकी समस्या को सुनते हैं और आगे तक इसको रखते हैं, डीटी महोदय तक आपकी बात को रखते हैं, जिससे कि आपको ऑफिस वाले यदि आपको परेशान कर रहे हो तो आपको एक संबल मिलता है, एक सहायता मिलती है, ठीक है साथियों। अगला है
पहले दिन कोई सीनियर ना हो। तो अब बात ऐसी है, मैंने बताया था दूसरे तीसरे पे आप गए और उस दिन सीनियर ही नहीं है, आप अकेले हो, तो क्या करना? व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सहायता लेंगे आप, ठीक है। जैसे ही कोई नोटिंग आ गई कुछ भी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, उससे सहायता लेंगे। आपके आसपास के ऑफिस में लेखा सेवा के कार्मिक अधिकारी के पास जाएं, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे कि आपके ऑफिस में तो नहीं है लेकिन जस्ट उसके आसपास में ही क्या होगा, ऐसा ऑफिस होगा जहां पे क्या होगा, लेखा सेवा के अधिकारी होंगे, आपसे बड़े अधिकारी, W1 W2 एओ वो कुछ भी आपको जरूर मिलेंगे साथियों, ठीक है। आपको उनके पास जाना। तीसरी चीज साथियों, ये एमए कैटेगरी आपने काफी सुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद साथी रहेंगे। ये एमए कैटेगरी के जो साथी थे उनसे आपको क्या करना, संपर्क करना है, उनसे आपसे सहायता लेनी है। साथी एमए कैटेगरी क्या होता है, बाबू होते हैं, तो इनको भी काम तो नहीं आता अकाउंटेंट का, लेकिन इनको नोटिंग लिखना आता है। क्या आता है, नोटिंग लिखना आता है। फाइल की नोटिंग कैसे लिखी जाएगी, फाइल को कैसे घुमाया जा सकता है, ये बाबू को अच्छी तरह से आता है, ठीक है। तो इस जो काम आपको 1 महीने में लगेगा वो काम ये एमई बंदा 1 दिन में ही क्लियर कर लेगा। तो इसलिए आपको एमई बंदे से सहायता रखनी होगी, एमई बंदे को भी आपको अपने ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको साथियों बाबू व अन्य पर कम विश्वास करना पड़ेगा, बल्कि लेखा कार्मिक पर अधिक विश्वास रखना होगा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है साथियों। आपको केवल अपने साथियों पे, अपने भाइयों पे, लेखा कार्मिक पर ही विश्वास करना है, ठीक है। वहां के बाबू वगैरह आप कर सकते हो, लेकिन अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स का काम केवल अकाउंट्स वालों से ही संपर्क, आपको केवल वहां पे अकाउंट्स वालों से ही दोस्ती रखनी चाहिए। वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। अब अगली चीज है साथियों, क्या क्या खरीदे। साथियों सबसे पहले तो आपको एक लेखा नियम लेनी होगी। ये क्या है मैं बता देता हूँ। यह प्रत्येक कनिष्ठ लेखाकार को खरीदनी चाहिए। और जैसे हम सभी जो W2 होते हैं, W1 हैं, एओ हैं, FA तक इसको खरीदते हैं, ठीक है साथियों। ये एक मासिक प्रकाशित होती है, कहने का मतलब प्रत्येक माह इसका ये प्रकाशन होता है। और जैसे कि आपकी जीके की आती है क्रोनोलॉजी, ठीक है, वैसे ही ये भी एक क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं अपने अकाउंट्स के लिए, ठीक है। जितने भी नियम चेंज होते हैं उनको सरल भाषा में इसमें रूपांतरित किया जाता है और सेम भाषा में भी होता है, दोनों चीज होती है, ठीक है साथियों। यह 345 के साल भर के लिए होती है। हो सकता है इसमें रेट कम भी हो जाए या बढ़ भी जाए, ये समय समय पे ये अलग अलग ये प्रकाशक के ऊपर होता है। ये साथियों कहाँ मिलती है, पता है 1297 सांगो का रास्ता, किशनपुर बाजार, जयपुर में मिलती है। अब साथियों ये अब जैसे बाहर के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से लें, ऐसा कोई कुछ चीज नहीं। आपको क्या होगा, आप जैसे जिस ऑफिस में लगेंगे वहां के एओ, W1 या फिर मान लो वहां पे केवल आप ही हो, तो आपके पास में ऐसा ऑफिस होगा जो इस बुक्स को मंगाता है, तो वो आपको उपलब्ध करवा देगा, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उनको बोलना, लेकिन आपको ये लेके रखना, ये मासिक आती है, इसको लेके रहना है, ठीक है आपका, ठीक है, वहां आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करता हूं, पहली बात मैंने बताई आपको लेखा नियम खरीदनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको एक और खरीदनी पड़ेगी, उसका नाम है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम अधिनियम, RTPP। ये ही सबसे गले की फांस है साथियों, ठीक है। यही आपको ये अकाउंटेंट में नंबर 1 बना सकती है, यही अकाउंटेंट में आपको 0 बना सकती है। 0 तब बनाएगी यदि आपने इसको अच्छी तरह से नहीं देखा, और नंबर 1 तब बनाएगी जब आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया। साथियों ये बुक ऐसी है कि जब मेरे को भी इसका नॉलेज नहीं था, जब मैंने भी इसको पढ़ा, मैंने 3 बार पढ़ने के बाद में ही ये मेरे को समझ में आई। जब तक मैंने इसको 3 बार नहीं पढ़ा ना, ये थोड़ी सी मोटी किताब है, तो 3 बार इसमें क्या है साथियों, अधिनियम और नियम दोनों ही दे रखे हैं। तो दोनों जब दे रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि अधिनियम में कुछ पॉइंट होते हैं, फिर अधिनियम से नियम को कनेक्ट करना पड़ता है, उसको जोड़ना पड़ता है, तो नियम अलग होते हैं। तो एक साथ अधिनियम नियम नहीं है, अलग अलग है, तो उसमें थोड़ा सा काफी टाइम लगता है। और इसकी भाषा बिल्कुल क्लिष्ट है, बिल्कुल मतलब कि ये हाई लेवल की भाषा होती है, तो ये समझ में बहुत कम आती है। लेकिन इसको क्या करना, आपको जैसे कि अपन रीडिंग लगाते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर की, बस आप तो वैसे लगाते रहना, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप तो 2 बार 3 बार
रीडिंग लगा दो। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी साथियों, तो ये चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी कि मैंने वो पढ़ा था, उसका यहाँ से संबंध है। ठीक है, तो ये उसी वक्त आपको समझ में आएगी। तीसरी चीज करनी है साथियों, आपको राजस्थान सेवा नियम आरएसआर। अब साथियों आपने जो आरएसआर जो ली थी वो क्या ली थी, एक डेमो थी समझो। आपने जो एग्जाम दिया वो एक डेमो के रूप में था। वास्तविक जो आरएसआर है ये करीब शायद कानून प्रकाशन की ही लेनी है आपको, शायद 1000 से ऊपर की आएगी और करीब 5-7 हजार पेज की होगी, तो वो ही लेनी है। ऐसे ही वित्त लेखा नियम भी, जीएफआर भी आपको लेनी होगी। ये कानून प्रकाशन की लेना है, किसी दूसरे की नहीं लेनी है आपको। ठीक है, ये गवर्नमेंट वाली ही लेनी है आपको। ठीक है साथियों, तो दूसरे वाली ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, दूसरी लेनी भी नहीं है अपने को। ठीक है, अगला चीज है प्रतिदिन क्या देखना होगा। साथियों आपको प्रतिदिन, मैंने शायद एक बार पहले बताया था, 3 साइड देखनी है, फाइनेंस, डीटीए और डीओपी। ये तो आप जैसे पोस्टिंग हो जाएगी तो प्रतिदिन आपको इन तीनों साइड को खोल के देखना है। क्योंकि एक्चुअली क्या, जैसे कोई फाइल आ गई और फाइनेंस ने आज ही कुछ ऑर्डर जारी कर दिया, ठीक है, तो वो आज से ही लागू हो गया। अब आपके जो जो लेखा नियम है वो अगले महीने, तो उसकी सूचना जैसे आएगी तब तक आप 1 महीने में डिले हो जाएगा, लेट हो जाओगे। लेकिन आपको जैसे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आती है तो फौरन आप उसका प्रिंट लेकर के उसका हवाला दे सकते हो। इसलिए फाइनेंस, डीटी और डीओपी, ये तीनों की साइट तो प्रतिदिन खोलना ही होगा। जैसे अपन रोटी खाना जरूरी है ना, वैसे ही ये सर्विस में आने के बाद इन तीनों साइड को देखना बहुत जरूरी होगा। चाहे ये आपके काम की हो चाहे नहीं हो, लेकिन देखना है क्या चीज आया है। फिर आपको क्या नॉलेज हो जाएगा धीरे धीरे कैसे क्या करना है। अगला साथियों अपन बात करेंगे नोटिंग कैसे लिखते हैं साथियों। नोटिंग साथियों जब ऑफलाइन फाइल आती है, एक ऑनलाइन फाइल आती है। अपन अभी बात कर रहे हैं ऑफलाइन फाइल में। ठीक है, आपको एक क्या होता है, एक लीगल साइज का एक ग्रीन पेपर मिलता है जिसमें कार्यालय टिप्पणी अंकित होती है, उसे क्या कहेंगे अपन नोटिंग कहेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर उस पेज पे अपनों को लिखना होता है। इसको प्रारंभ अपन कहां से करते हैं, पेरा देकर करते हैं। क्या, पेरा नंबर 1, पेरा नंबर 2, पेरा नंबर 3। ठीक, ये हर पैराग्राफ को एक पेरा माना जाता है। क्या माना जाता है, हर पैराग्राफ को क्या माना जाता है, एक पेरा माना जाता है। यदि एक नोटिंग में 5 पैराग्राफ हैं तो उनको आप निम्नानुसार लिखेंगे, n/1, n/2, n/3, n/4, n/5। तो मेरे ख्याल से आपके ये समझ में आ गया होगा। ऑफलाइन जब आपके पास फाइल आएगी तो शायद आप गलती नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन की। जब फाइल आ जाती है तो क्या करना है, पेरा संख्या आपको लिखी हुई मिलती है। अब ये आपको ये जो चीजें ना, ये लिखना नहीं है, ये ऑनलाइन में ऑटोमेटिक ही आपको क्या होगा, मिलेगी। ठीक है, आपको हस्ताक्षर भी यहाँ नहीं करने होंगे, हस्ताक्षर भी नहीं करने। इसमें आपकी नोटिंग के नीचे आपका नाम व पद अंकित होता है, वही हस्ताक्षर माने जाते हैं। ठीक है साथियों, अगला है ऑफलाइन नोटिंग में हस्ताक्षर कहाँ किए जाते हैं। जैसे ही आपकी नोटिंग खत्म होती है उसके नीचे आपको हस्ताक्षर करना है। पहले चीज तो क्या करना है, नोटिंग जैसे खत्म हो गई उसी के नीचे बिल्कुल टच करके, ठीक, जहां तक हो सके आपको बाईं तरफ करने चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकन आवश्यक है, बिना दिनांक के एक भी हस्ताक्षर ना करे, ये ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, बहुत बारीक चीज है, ये हर व्यक्ति आपको नहीं बताएगा साथियों। ठीक है, वैसे यूट्यूब पे काफी आपको वीडियो मिल जाएंगे इधर उधर की बातें करने वाले जो आपकी, लेकिन काम की बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक, अब बात करते हैं आपको आपके कार्यालय में किस पर विश्वास करना चाहिए। मैंने बता भी दिया पहले भी, केवल लेखा कार्मिक या अधिकारी पे ही करना है और किसी पे नहीं करना आपको। ठीक है, अब चलते हैं अपन कैसी फाइल आने की संभावना होगी। साथियों कुछ ऑफिस में तो सामान्य फाइल मिलेगी, कुछ को ऐसी फाइलें दी जाएगी जो उलझी हुई हो और आप उसको निकाल दे। ये इसलिए बात कर रहा हूं कि जैसे ही आपको क्या होगा कि हमारा भी ट्रांसफर हो जाएगा, आपका भी ट्रांसफर हो जाएगा, हम भी नए हो जाएंगे और आप भी नए हो जाओगे, तो अपने पास कौन सी फाइल आएगी, एक उलझी हुई फाइल सबसे पहले निकल जाती है। जो बड़े बड़े बिल्डर वगैरह जो होते हैं वो यही वेट करते हैं कब नया पेज आए, कब ऐसा है, कब उलझी फाइलें में निकाल के उसको पास करवा लूं। तो इन चीजों से आपको बचना होगा, नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको अपने उस वक्त विवेक पर और नियमों का ध्यान रखना होगा।
जहां तक हो सके फाइल को 3 बार अवश्य पढ़ें। ठीक है साथियों, आपको क्या विशेष करना होगा, बिना नियमों के कोई भी फाइल नहीं निकाले। पहली चीज तो नियमों का हवाला देके निकालना, बिना नियमों के नहीं निकाले। ठीक, आपको अपने सीनियर से राय अवश्य लेनी है। बिना प्रूफ के भी फाइल नहीं निकाले, उसके दस्तावेज भी चेक करने हैं। पिछले फाइल में लगे ऑब्जेक्शन को भी आपको देखने हैं, वो कि आपके से पहले जो अकाउंटेंट थे वो किस प्रकार के ऑब्जेक्शन लगाते थे। और पत्रावली को शुरू से पढ़े, आपको उसको शुरू से पढ़ना है। ये सारी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है साथियों, और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काफी फायदेमंद होगा। यदि साथियों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों से अवश्य करवाएं साथियों। ठीक है।